जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने सर्वाष्टक वर्ग से बर्थ चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है ये जाना और समझा। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा बर्थ चार्ट का एनालिसिस सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से किस प्रकार से किया जाता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम किस प्रकार से उठा सकते हैं। ये सर्वाष्टक वर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम किसी गोचर का अध्ययन करते हैं तो ये अष्टक वर्ग हमारे लिए सबसे बेहतरीन टूल के रूप में उभर कर आता है और इसी अष्टक वर्ग के ऊपर हमारी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आप मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रमाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप इस विषय में मुझसे और जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। देखिए, जब हम बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें कुंडली में कोई न कोई घर ऐसा दिख ही जाता है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। यदि हम उस घर को यूं ही खुला छोड़ दें, उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फिर हम उस घर से मिलने वाले फायदे से वंचित रह सकते हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इस बात को समझेंगे कि हम उस घर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं और ना सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि इसका यूटिलाइज करके हम अपने जीवन स्तर में किस प्रकार से बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा हम ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंडली के अंदर एक 8वां घर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमें अपनी समस्याओं की तरफ इशारा करता है। और कुंडली में 1 से लेकर जो है 12 तक घर होते हैं और इन सभी घरों की अपनी अपनी जो है समस्याएं होती है। इन सभी घरों का अपना अपना एक 8वां घर होता है और उस 8वें घर की समस्याओं को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और किस प्रकार से सावधानी बरतकर हम इससे बचने का प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार से होने वाली तकलीफ़ों को हम कम करके उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से लगन का जो है भाग्य 9वां घर होता है, उसी प्रकार से हर घर का अपना जो है एक 9वां घर होता है जिससे हम भाग्य को देखते हैं। उस भाग्य स्थान को देखकर हम किस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। हर घर की अपनी अपनी जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें किस प्रकार से जो है समझना है, किस प्रकार से जो है उसका फ़ायदा उठाना है ताकि हम अपने जीवन स्तर के अंदर कुछ बदलाव लेकर आ सकें। आज इन सभी विषयों पर हम डिटेल के साथ में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी काम जो अभी और इसी वक्त कर लेना है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूँ। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और आगे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा भी इसी सब्सक्राइब करने से, लाइक, कमेंट और शेयर करने से मिलती है। आपको अगर ये वीडियो किसी भी तरह से नॉलेजेबल लगे या आपका कोई न कोई फ़ायदा इस वीडियो से हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम आज अपने विषय की तरफ। अब हम इस सर्वाष्टक वर्ग की सहायता से इस बर्थ चार्ट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस बर्थ चार्ट की वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा लग जाने के बाद हम ये देखेंगे
कि इस सर्वाष्टक वर्ग में वो कौन सा घर है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इतना पता चल जाने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस घर का हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और हमारे जीवन स्तर के अंदर बड़ा बदलाव हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस बर्थ चार्ट की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप कुंडली के 10वें घर को देखिए। यहाँ पर आपको 32 बिंदु दिखाई दे रहे हैं और इन 32 बिंदुओं का अर्थ है कि ये व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी सक्षम होगा, काफ़ी मेहनती होगा और इसके अंदर कार्य करने की काफ़ी योग्यताएं भी होंगी। और हम अगर यहाँ 11वें घर को देखते हैं तो यहाँ हमें 25 बिंदु दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के इनकम सोर्स काफ़ी कम रहेंगे और इस व्यक्ति की जो है फाइनेंशियली ग्रोथ होने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा हम किसी भी भाव के 8वें घर से उसके ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं। अगर हमें 10वें घर से संबंधित ऑब्स्टेकल्स को देखना हो तो हम 10वें से 8वें पे जाएंगे और ये 10वें से 8वां बनता है यहाँ पर ये 5वां घर, और ये 5वें घर के अंदर 32 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंदर ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। हम अगर यहाँ बिंदुओं की बात करें तो यहाँ 5वें घर के अंदर हमें 32 बिंदु दिखाई दे रहे हैं कि जो कि 10वें का 8वां बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति की एनर्जी का लॉस ऑब्स्टेकल से जो है पार पाने के अंदर निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पर 10वें घर के अंदर भी 32 बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे इससे व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाएगा, परंतु इस समस्याओं से जो है झगड़ते झगड़ते इसकी एनर्जी का वो लॉस होगा कि इसकी भरपाई करना जो है इसके लिए काफ़ी मुश्किल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी तकलीफ़ें हमें दिखाई दे रही है और इस व्यक्ति के इनकम सोर्स कम होने के कारण इसकी ग्रोथ में जो है काफ़ी कमतरता नज़र आ रही है। ये तो हुई इस कुंडली की वास्तविक स्थिति। अब हम बात करते हैं इस कुंडली के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली घर के बारे में। अगर हम यहाँ नज़र डालें तो सेकंड हाउस के अंदर हमें 35 बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो इस कुंडली इस सर्वाष्टक वर्ग में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस कुंडली का सबसे ज़्यादा पावरफुल घर है। अगर हम इसका यूटिलाइज अच्छी तरह से कर लें तो हम इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यूटिलाइज किस प्रकार से करना है ताकि हम इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन स्तर में बदलाव कर सकें, तो हमें क्या करना होगा कि इस सेकंड हाउस को हमें 11वां घर बनाना होगा, यानी कि लाभ स्थान बनाना होगा। और इसे लाभ स्थान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो कुंडली का चौथा घर है जहाँ ये कन्या राशि हमें दिखाई दे रही, इसको हमें लगन बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से हम अगर 11वां गिनते हैं तो हमें जो है सेकंड हाउस मिलता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर हम इस चौथे घर को यदि लगन बनाते हैं तो ये जो 35 बिंदु वाला जो सेकंड हाउस है वो हमारा कुंडली का 11वां घर बन जाएगा। तो अब हम इस सेकंड हाउस को रोटेट करके 11वां घर बनाते हैं। अब आप यहाँ इस रोटेट किए हुए चार्ट को देखिए। यहाँ हमने क्या किया कि ये जो
कन्या राशि चौथे घर में है। इस चौथे घर को हमने लगन बनाया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थिति पूरी तरह से जो है पलट चुकी है। यहाँ इस कुंडली में 10वें घर के अंदर हमें 34 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। व्यक्ति की कार्य क्षमता बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और हम 11वें स्थान को देखते हैं तो यहाँ पे हमें 35 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जो बढ़ी हुई इनकम की तरफ इशारा करते हैं। इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर हम 10वें घर से कंपेयर करें तो यहाँ पर 10वें घर के अंदर 34 बिंदु है, जो कार्य क्षमता को दर्शा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाभ स्थान में 35 बिंदु हमें ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसके बजाय इसको जो है लाभ की मात्रा ज़्यादा रहेगी। अब हम इस 10वें घर से संबंधित परेशानियों को देखेंगे, ऑब्स्टेकल्स को देखेंगे। और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जिस घर के ऑब्स्टेकल्स हमें देखना हो तो हम उस घर से 8वें घर में जाते हैं। तो हम 10वें से अगर 8वां गिनते हैं तो ये 5वां घर आता है। और ये 5वें घर में हमें यहाँ पर ये 26 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। 26 बिंदु होने का अर्थ है कि यहाँ पर हमें ऑब्स्टेकल्स जो है कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि 10वें घर में यहाँ पर 34 बिंदु है, जो कार्य सेक्टर के अंदर व्यक्ति की मजबूती को दिखाते हैं, व्यक्ति की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। इसके बजाय 10वें के 8वें यानी कि 5वें घर में 26 बिंदु हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंदर ऑब्स्टेकल्स कम रहेंगे। कब? जब यदि ये व्यक्ति चौथे घर को लगन बनाकर कार्य करना शुरू करेगा। अब यहाँ अगर हम भावात भावम नियम की बात करें तो 10वें से 10वां यदि शक्तिशाली हो तो वो करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ इस कुंडली में 10वें का 10वां ये 7वां और यहाँ पर ये 32 बिंदु हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि व्यक्ति का कार्य क्षेत्र काफ़ी चमकदार रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंडली के चौथे घर की। हम सभी को ये पता होता है कि 10वें घर से हम कार्य क्षेत्रों को देखते हैं, व्यक्ति की क्षमताओं को देखते हैं, व्यक्ति की हार्ड वर्किंग को देखते हैं, व्यक्ति की पोटेंशियल को देखते हैं। वहीं चौथा घर हमें आराम की बात करता है, हमें सुख सुविधाओं की बात करता है, लग्जरी की बात करता है। तो यहाँ पर चौथे घर के अंदर हमें यहाँ पर 24 बिंदु दिखाई देते हैं। 24 बिंदु दिखाई देने का मतलब है कि ये व्यक्ति आराम को कम महत्व देगा। और 10वें घर में 34 बिंदु से हम अगर कंपेयर करें तो हम इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे कि ये व्यक्ति जब काम की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा, व्यक्ति को आराम करना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कार्य क्षेत्र के अंदर देगा, जिससे कि व्यक्ति को लाभ हो सके, व्यक्ति को ग्रोथ मिल सके, व्यक्ति को नेम और फेम मिल सके। अब यहाँ हम कुंडली के सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस से हम फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं। और यदि हम सेकंड हाउस से 9th हाउस को देखें, जो कि इसका भाग्य स्थान बनता है, तो यहाँ पर सेकंड का जो है 9th हाउस बनता है ये 10वां घर। और 10वें घर में हमें दिखाई दे रहे हैं 34 बिंदु। इसका मतलब हुआ कि सेकंड हाउस का भाग्य जो है बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस के लिए जो 10th हाउस है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसलिए व्यक्ति का जो है फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियल स्टेटस का जो सोर्स रहेगा वो कुंडली का 10वां घर रहेगा। अब हम यहाँ खर्चों की बात कर लेते हैं। 12वें घर से हम सभी प्रकार के खर्चों को देखते हैं। और ये 12वें घर के अंदर ये 28 बिंदु हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति की इनकम के मुकाबले यहाँ खर्चे काफ़ी कम रहेंगे।
जब इनकम ज़्यादा रहेंगी और खर्चे कम रहेंगे, इसका मतलब व्यक्ति के पास में बैलेंस रहेगा, व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर हम 10वें घर के भाग्य स्थान की बात करें, भाग्य स्थान का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अवसर। तो 10वें घर का जो भाग्य स्थान बनता है वो बनता है छठा घर, और छठे घर के अंदर यहाँ पर हमें 19 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का यहाँ पर जो है संघर्ष जो है काफ़ी कम रहेगा। छठा घर कमज़ोर होने का मतलब व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है छठा घर कमज़ोर होने का हम एक अर्थ और भी लगा सकते हैं कि व्यक्ति को अपने करियर में compete ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब compete ज़्यादा नहीं करना पड़ता है तो व्यक्ति की जो है एनर्जी का लॉस कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देकर व्यक्ति प्रगति की तरफ आगे बढ़ता है। अगर हम तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर से हम हार्ड वर्किंग को देखते हैं, और किसी भी कार्य सेक्टर में सफलता के लिए हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ 30 बिंदु जो है हमें ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेगा, और हार्ड वर्किंग रहेगा तो व्यक्ति को जो है लाभ अधिक होंगे। और तीसरे घर से हम यहाँ पर डिज़ायर्स भी देखते हैं, और तीसरे घर में जो 30 बिंदु हमें दिख रहे हैं ये हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं काफ़ी रहेगी। और तीसरे का जो है भाग्य स्थान बोले तो यहाँ पे हो गया ये 11वां स्थान, और 11वें स्थान के अंदर 35 बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होंगी वो यहाँ पूरी होने जा रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली को रोटेट करने के बाद में पूरी कुंडली का चित्र बदल गया, और जो कुंडली हमें साधारण सी नज़र आ रही थी वो हमें अब अच्छी खासी नज़र आ रही है। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र यहाँ पे अच्छा हुआ, व्यक्ति के इनकम सोर्स यहाँ पे बढ़े, व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे बढ़े, व्यक्ति के ऑब्स्टेकल्स यहाँ कम हुए। तो कुल मिलाकर जो है ये स्थिति जो है इसको हम अच्छी कहेंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कुंडली का जो ताकतवर भाव है उसको हम यदि अपने शक्ति स्थान बना लें, उसका हम अगर यूटिलाइज कर लें तो हमें जीवन में काफ़ी अच्छी मात्रा में लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस चार्ट को यूटिलाइज करना यहीं तक सीमित नहीं है कि आप सेकंड हाउस को 11वां स्थान बना लो और अपना काम को जो है पूरा समझ लो। इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि आपने कुंडली के चौथे घर को लगन बनाया है ताकि ये कुंडली का सबसे शक्तिशाली घर जो कि सेकंड हाउस है वो 11वां घर बन जाए। और ये 11वें घर में जो 35 बिंदु है ये हमें लाभ दिला सके। इसका लाभ आपको वास्तव में तभी मिलेगा जब आप चौथे घर से जुड़कर काम करते हुए दिखाई देंगे। चौथे घर से कौन कौन से काम हो सकते हैं? आप वास्तु से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन का काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी लग्जरी गुड्स का काम कर सकते हैं, या फिर आप घर में ही बैठकर कोई काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई काम हैं जो चौथे घर से जुड़े हुए हैं। आप उन सभी कामों में से किसी एक काम का सिलेक्शन करते हैं तो आपका ये 11वां घर एक्टिव होता है लाभ स्थान के रूप में, और आप इसका यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन स्तर के अंदर एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये तो रही लाभ की बात। अब हम ऑब्स्टेकल्स की बात करेंगे। हम सभी को ये अच्छी तरह से पता है कि कुंडली के 8वें घर से हम ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं। ये रहा हमारा लगन, और लगन के अंदर हमें 34 बिंदु यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेटिव
काफ़ी स्वस्थ रहेगा और इसको अपने कार्यों के द्वारा आइडेंटिटी मिलेगी। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी वजनदार होगा और लगन से संबंधित जितनी भी क्वालिटीज होती है वो इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। अगर हम इसके ऑब्स्टेकल्स को देखना चाहें तो हमें 8वें घर की तरफ जाना होगा। 8वें घर के अंदर हमें यहाँ 26 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति काफ़ी वजनदार है, इसका लगन काफ़ी अच्छी अवस्था में है। इसकी अपेक्षा कर 8वें घर के अंदर हमें कम बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे ये इन्हें आसानी से जो है पार कर जाएगा। जिस प्रकार से हमने लगन के 8वें घर को देखा, इसी तरह से कुंडली में 1 से लेकर 12 तक जो है हमें 12 घर देखने को मिलते हैं और इन सभी घरों का 8वां घर भी होता है जो उस घर के ऑब्स्टेकल्स के बारे में हमें बात करता है। जैसे कि हम सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस का जो है 8वां घर बनता है 9वां घर। तो यहाँ सेकंड हाउस के अंदर हमें 35 बिंदु दिखाई दे रहे हैं और सेकंड के 8वें यानी कि 9वें घर के अंदर हमें 19 बिंदु। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को दूसरे घर से संबंधित जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो इन्हें आसानी से जो है पार कर जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। अगर हम तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर के अंदर 28 बिंदु हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं और तीसरे घर का जो है 8वां बनता है यहाँ पर ये 10वां घर। अगर यहाँ हम देखें तो तीसरे घर के बिंदु जो है हमें कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तीसरा घर जो है यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में है और साथ ही साथ जो है तीसरे का 8वां यहाँ 10वां बनता है। 10वें घर में 32 बिंदु हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तीसरे घर की चीज़ों को पाने के लिए व्यक्ति के जीवन में काफ़ी परेशानी आएंगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो व्यक्ति को तीसरे घर से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के अंदर यहाँ पर हमें 27 बिंदु दिखाई दे रहे हैं और चौथे घर का हम यदि 8वां देखें तो ये बनता है यहाँ पर 11वां घर और इस 11वें के अंदर जो है हमें 25 बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चौथे घर से संबंधित ऑब्स्टेकल्स व्यक्ति के जीवन में जो भी आएंगे ये इन्हें आसानी से पार कर जाएगा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी घर के 8वें घर के बिंदुओं को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसकी उस घर से संबंधित तकलीफें जो है किस मात्रा में रहेंगी और ये किस मात्रा में रहेगी। इसे देखने के लिए हमें बिंदुओं का सहारा देना पड़ता है। जिस घर को हम एनालाइज करने जा रहे हैं उस घर के हमें बिंदुओं को देखना है और उसके सामने हमें 8वें घर के बिंदु को देखना है। यदि 8वें घर के बिंदु यदि ज़्यादा हुए तो हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि 8वें घर के बिंदु अपेक्षाकृत कम हुए तो हम कह सकते हैं कि जो भी समस्या आएंगी वो व्यक्ति उन समस्याओं को आसानी से जो है पार कर जाएगा। जिस तरह से हमने ऑब्स्टेकल्स की बात की उसे हमने जाना और समझा, ठीक इसी प्रकार से हम कुंडली के भाग्य स्थान को समझेंगे। हमें ये पता है कि हम कुंडली के 9वें घर से भाग्य को देखते हैं और भाग्य का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना। अगर हम इस बर्थ चार्ट की बात करते हैं तो लगन के अंदर हमें 34 बिंदु दिखाई दे रहे हैं परंतु भाग्य स्थान में हमें सिर्फ और सिर्फ 19 बिंदु। इसका मतलब ये हुआ कि इस नेटिव को जीवन में अवसर कम मिलेंगे और व्यक्ति को अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति को तरक्की उतनी नहीं मिल पाएगी जितना कि ये व्यक्ति डिजर्व करता है। जिस प्रकार से हमने लगन के भाग्य को समझा ठीक इसी प्रकार से कुंडली में प्रत्येक घर का अपना अपना भाग्य होता है। जैसे हम सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस का भाग्य स्थान होता है कुंडली का 10वां घर
और 10वें घर के अंदर बिंदु यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं 32, और 32 बिंदु को हम एक अच्छी पोजीशन मानेंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरे घर से संबंधित कार्य करने के लिए व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी मिलेंगी, जिसकी वजह से दूसरे घर को ग्रोथ मिलेगी। अब हम तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरे घर का जो भाग्य स्थान होता है वो होता है कुंडली का 11वां घर, और 11वें घर के अंदर हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ 25 बिंदु यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि तीसरे घर से हम इच्छाओं को देखते हैं, और यहाँ तीसरे घर का भाग्य स्थान हुआ कुंडली का 11वां घर, और यहाँ 11वें घर के अंदर 25 बिंदु इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस व्यक्ति की इच्छाएं जो है पूरी होने में दिक्कतें आएंगी। अब हम बात करते हैं चौथे घर की। चौथे घर का भाग्य स्थान होता है कुंडली का 12वां घर, और यहाँ 12वें घर के अंदर 25 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और ये 25 बिंदुओं का मतलब है कि चौथे घर से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उतने अवसर नहीं मिलेंगे जिससे वो जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सके। ठीक इसी प्रकार से हम 5वें घर की अगर बात करते हैं तो 5वें घर के अंदर हमें 32 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, यानी 5वां घर काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और अगर हम 5वें घर के भाग्य स्थान को देखें जो यहाँ बनता है लगन, और लगन के अंदर हम यहाँ 34 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5वें घर से संबंधित हम जितनी भी चीज़ों को देखते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी मात्रा में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5वें घर से संबंधित कार्यों को करने के लिए यहाँ पर अवसर ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, और जब अवसर ज़्यादा मिलेंगे तो व्यक्ति कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि 5वें घर से हम संतान को देखते हैं, तो संतान से संबंधित व्यक्ति को जीवन में जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छे सुख देखने को मिलेंगे, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि संतान आपकी जो है भाग्यशाली रहेंगी। इसी प्रकार से हम 1 से लेकर 12 भाव तक कुंडली में सभी भावों का अध्ययन इस प्रकार से कर सकते हैं, और हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से घर का भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छा होने का मतलब है कि यदि उस भाव से यदि भाग्य स्थान में बिंदु अच्छे देखने को मिले तो उस घर के कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उस घर की ग्रोथ अच्छी होंगी, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होगी। और जब हमें इस बात का पता चल जाए तो हम उस घर का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके उसका लाभ उठा सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।